हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आगे का कोर्स देखेंगे और उसमें आज सीखने वाले हैं हम लोग बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ। इसके पहले देखिए आपको पाई चार्ट, पाई ग्राफ समझाया जा चुका है बहुत ही अच्छे से डिटेल में, और इस वीडियो में आपको बार ग्राफ या दंड आरेख जिसको कहते हैं और साथ ही में पिक्टोग्राफ, ये दोनों ग्राफ आपको सिखा दिए जाएंगे। इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, आप लोगों को मैक्सिमम इसमें जानकारी होती है, तो जिनको नॉलेज है वो अपना ट्राई करते रहें और अपना प्रैक्टिस करते रहें। बाकी स्टूडेंट्स सीखेंगे, समझेंगे। देखिए बेसिक्स पर अगर बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी है टैली चिन्ह के बारे में। देखिए टैली चिन्ह का इस्तेमाल कैसे करते हैं आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए, ये चीज़ आपको सीखनी है। देखिए टैली चिन्ह को मिलान चिन्ह भी कई बार बोलते हैं, ये ध्यान रखें। देखिए टैली चिन्ह में आपको क्या करना है कि जैसे कुछ आंकड़े कभी दिए जाएंगे आपको, ठीक है, और आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित करना है। देखिए जैसे आपको आंकड़े दिए गए, सपोज आपको ये बताया गया कि संख्या, आपको कुछ संख्या में दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया जाए कि संख्या 5 है और ये इसकी बारंबारता मतलब ये संख्या कितनी बार आई है, ठीक है। संख्या दी हो और बारंबारता दी हो। जैसे 5 कहीं पर प्रयोग हुआ है और 5 मान लेते हैं कि 12 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से 7 मान लेते हैं आपका 8 बार प्रयोग हुआ है। ऐसे एक संख्या 9 है जिसका प्रयोग मान लेते हैं आपका 6 बार हुआ है। ऐसे ही एक संख्या ले लेते हैं, जैसे एक संख्या मैं और ले लेता हूँ यहाँ पर सपोज 13, और इसका प्रयोग आपका मान लेते हैं कि 17 बार हुआ है। इस तरीके से अगर कुछ डेटा दिए जाए कि कुछ संख्याएं हैं या कोई भी चीज़ है और उसका कितनी बार प्रयोग हुआ है, जैसे 5 कहीं पर 12 बार आया, बारंबारता का अर्थ ही होता है कि वह चीज़ कितनी बार आई है, ठीक है। तो इसी प्रकार 7 8 बार आया है, 9 का प्रयोग 6 बार हुआ है, 13 का प्रयोग 17 बार हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आपको दिया जाए, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, आंकड़े दिए गए हैं और टैली चिन्ह से आपको उनको सारणी बनानी, तो सारणी ऐसे ही बनानी, संख्या लिखेंगे, उसकी बारंबारता लिखेंगे, मतलब वो संख्या कितनी बार आई है, और फिर अगला वर्क आपका होगा टैली चिन्ह लगाना। जो आप टैली चिन्ह लगाएंगे वो टैली चिन्ह किस प्रकार से करना है, तो टैली चिन्ह का बेसिक पहले आप समझ लीजिए। टैली चिन्ह में अगर 1 को प्रदर्शित करना है तो सिर्फ एक लाइन से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे 2 को करना है तो आप 2 लाइनें ऐसे खींच देंगे। 3 को प्रदर्शित करना है तो ऐसे 3 लाइनें बना दी जाती हैं, ठीक। ऐसे 4 को करने के लिए 1 2 3 4 लाइनें ऐसे बनाई जाएंगी। 5 को प्रदर्शित करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे, और 5वें में आपको ऐसे क्रॉस में बना देना है। ये 5 जब आएगा तो आप देखिए एक बंडल के तरीके से बन जाएगा, मतलब एक पैक हो जाएगा। इसके बाद अब आपको 6 करने के लिए क्या करना होगा, फिर से देखिए 1 2 3 4, और 5वें पर हर बार ऐसे करना है, ये 5 गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 हुआ, जबकि आपको 6 को करना था तो एक लाइन बाद में फिर बनाएंगे, ठीक। इसी तरीके से 7 को करना है तो 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 और 7, ऐसे ही आपको ये चिन्ह बनाने, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 5वें पर ऐसे ही पैक हो गया, 5 हो गए, और 3 और बनाने, क्योंकि 8 है तो 3 लाइनें और बन जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार से इन चिन्हों को आप बनाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए बारंबारता का ही टैली चिन्ह बनाया जाता है, तो 12 का अगर हमें बनाना है तो क्या करें, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, फिर ये 6 7 8 9 और ये 10। हर 5वें पर देखिए 5 5 पर हम अलग बना ले रहे हैं, 5 5 के बंडल के तरीके से वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 1 5, ये 4 1 5, 10 हो गया। आपको 12 बनाना था तो 11 और 12, ये आपका टैली चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर 8 का बनाना है, हमेशा बारंबारता के लिए टैली चिन्ह बनाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। बारंबारता का अर्थ है कि कोई संख्या कितनी बार आई है। 8 का बनाना है 1 2 3 4 और ये 5, और फिर 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से 8 हो गया। 6 का आपकी बनाना है तो 1 2 3 4 5 और 1 6। 17 का बनाना है तो 17 का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17। इस प्रकार से आपको ये टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह बनाने हैं। तो मुझे आशा है आपको टैली चिन्ह बनाना आ गया होगा और इसका बेसिक भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप इसके बेसिक्स को डील करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह, और कैसे बनाते हैं ये भी अब आप समझ गए होंगे, और इसका प्रयोग कैसे करना है ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए मैं बेसिक में आगे बढ़ता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डील कर लेते हैं साथ ही में, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। निम्न आंकड़ों के लिए टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता सारणी बनाइए। तो अब देखिए बारंबारता सारणी के लिए सबसे पहले हम सारणी पर ही काम कर लेंगे और सारणी बना लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर संख्याएं हो जाएंगी, यहाँ पर बारंबारता हो जाएगा, और इसमें
आपका टैली चिन्ह हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे संख्याएं या जो संख्या है और उनकी बारंबारता क्या है वो इस वाले लाइन में लिखा जाएगा, बारंबारता, और यहाँ पर टैली चिन्ह। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर सबसे पहले 3 है, तो 3 कितने, 1 2 3 4, 3 की आवृत्ति यानी 3 संख्या जो है कितनी बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है, तो 3 4 बार है इसलिए 3 संख्या है और उसकी बारंबारता 4 है क्योंकि वो 4 बार आई है, 4 बार प्रयोग हुआ यहाँ पर। अगली संख्या पर आप देखिए तो 4, यहाँ पर एक 4 हो गया, 2 और ये 3, 4 जो है वो 3 बार आया है। ऐसे ही संख्या 4 है जिसका प्रयोग 3 बार हुआ, तो बारंबारता में वो जितनी बार आया वो बारंबारता में लिखेंगे। जैसे 4 का प्रयोग 3 बार हुआ तो 3 यहाँ लिखा गया बारंबारता के नीचे। फिर देखिए 5, 5 कितनी बार आया, 1 2 और कहीं है और कहीं 5 नहीं दिख रहा है। 5 का प्रयोग केवल 2 बार हुआ है तो 2 उसकी बारंबारता हो गई। फिर 5 के बाद आप देखेंगे इसमें 6 का प्रयोग हुआ नहीं है, फिर 7 का प्रयोग हुआ है। तो अगर 7 का प्रयोग देखें तो आप देखेंगे 7 कितनी बार आया, 7 ये हो गया 1 2 3, तो 7 का प्रयोग हुआ है 3 बार। ठीक है, इसी प्रकार से 7 के बाद 8 भी है, 8 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 8 का प्रयोग हुआ है 2 बार, तो 8 का प्रयोग हुआ है 2 बार, वो लिख लेंगे। फिर 9 है और फिर 11 है। ठीक है, फिर 9 है और फिर 11 है, तो 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, देखेंगे 9 का प्रयोग एक बार ये हुआ है, सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो 9 का प्रयोग एक बार, और 11 का प्रयोग हुआ है 1, अब तो ऐसे ही कर लेते हैं 1 2 और 3 बार 11 आया है। ठीक है, तो 11 आया है 3 बार, ऐसे लिख लिया। अब हमें सिर्फ टैली चिन्ह लगाना है तो हम टैली चिन्ह आराम से लगा सकते हैं। जैसे 4 का टैली चिन्ह 1 2 3 4 हो जाएगा, 3 का 1 2 3 ही हो जाएगा, 2 का 1 2 लाइनें, 3 का 3 लाइनें, 2 का फिर 2 लाइनें, 1 का 1 लाइन और 3 का ऐसे 3 लाइन। तो ये बड़ी छोटी संख्याएं थी जिनको आपने आराम से यहाँ पर टैली चिन्ह से प्रदर्शित कर लिया। ठीक है, अब अगर इसमें बड़ी बड़ी संख्या होती तो मैंने अभी आपको इसके पहले एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से समझा दिया है। तो मुझे आशा है कि आप इन आंकड़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे आपको सारणी के द्वारा टैली चिन्ह बनाना है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन यहाँ छोटा सा और ले लेता हूँ, थोड़ी सी बड़ी संख्याओं के साथ। संख्या है और 3-4 संख्याएं ले लेते हैं। मान लेते हैं संख्याएं कहीं पर कोई संख्या है, सपोज संख्या है 0 और ये 0 आया कितनी बार है, 0 आया है 13 बार। अब इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पर संख्या है 15 और 15 आया है आपका 18 बार। इसके बाद संख्या मैं एक और मान लेता हूँ, सपोज यहाँ पर 10 है और 11 है। 10 की आवृत्ति, 10 की बारंबारता मान लेते हैं कहीं पर कुछ आंकड़े दिए हों और 10 आया हो आपका 16 बार और 11 आपका आया हो 21 बार। तो इनको जरा आपको टैली चिन्ह में बनाना है तो बनाइए। तो क्योंकि 0 आया है 13 बार, 13 को ही बारंबारता को ही हमेशा टैली चिन्ह में बदलते हैं। तो 13 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, फिर 6 7 8 9 ये 10 हो गया। 5 5 के पैक पहले बन जाएंगे, 5 5 10 हो गया और 3 और है तो 3 लाइनें बना दीजिए, है ना। ये हो गया 18 का 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया। फिर 5 5 के ऐसे ही 3 पार्ट बनाएंगे, 5 5 10 और 5 15 15, ये 15 हो गए अभी तक। फिर 16 17 18, फिर 16 का करना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए 5 5 10 5 15 हो गए, 16 था तो एक लाइन और बना दीजिए। यहाँ पर देखिए 21 का बनाना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे 4 ग्रुप हम बनाएंगे 5 5 के और फिर 1, क्योंकि देखिए 5 5 10 5 15 5 20 1 21। इसी तरीके से आपको टैली चिन्ह बनाना होता है। अगर कभी भी आंकड़े ऐसे दिए जाए तो आप लोग टैली चिन्ह इसी प्रकार से बना करके उसकी बारंबारता सारणी को बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये बारंबारता सारणी और टैली चिन्ह समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है संबंधित पिक्टोग्राफ से। पिक्टोग्राफ, इसका अर्थ ही देखिए, पिक्टो मतलब पिक्चर, चित्र आरेख। पिक्टोग्राफ को हम चित्र आरेख भी कहते हैं, चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करना आंकड़ों को। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ या चित्र आरेख का मतलब ये कुछ ऐसा आप समझेंगे। मान लीजिए कहीं पर आपको कुछ वस्तुएं दी हैं, मान लीजिए किसी दुकान से किसी दिन पेन बिक्री हो रहे हैं, पेन की संख्या दी जाए
मान लेते हैं कोई दुकान है जहाँ से पेन बेचे जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो आपके सपोज़ यहाँ पर ये मान लेते हैं कि कुछ दिनों में, जैसे दिन है, आप मान लीजिए रविवार को पेन बेचे गए हैं, वो आपको दिया जाए, और फिर सोमवार को पेन की संख्या आपको दी गई है, और फिर एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं शुक्रवार को। 3 ही दिन की पेन की बिक्री है और यहाँ पर बेचे गए पेन है, यानी पेन बेचे गए हैं, तो पेन की संख्या लिख लेते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानते हैं कि कोई शॉप के 3 दिन के आंकड़े आपके पास है, रविवार, सोमवार और शुक्रवार। रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बेचे गए पेनों की संख्या मैं आपको देता हूँ। सपोज रविवार को उसने पेन बेचे हैं 18, सोमवार को पेन बेचे हैं 23 और शुक्रवार को पेन बेचे गए हैं 31। इस प्रकार से पेन बेचे गए हैं एक एक दिन में। अब इनको हमें पिक्टोग्राफ से प्रदर्शित करना है, इनको हमें पिक्टोग्राफ से प्रदर्शित करना है। तो पिक्टोग्राफ का अर्थ ये कि आप कोई भी चित्र ले लीजिए और उसको प्रदर्शित करिए, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ मैं ले लेता हूँ कि भाई एक सर्कल, एक मैं पैमाना बना लेता हूँ, चित्र मानता हूँ कि एक सर्कल से हम चित्र के द्वारा दर्शाएंगे, और एक सर्कल को हम ले लेते हैं 2 पेन के बराबर। एक सर्कल बनाएंगे तो उसको मानेंगे कि वो 2 पेन है। तो इसी तरीके से अगर हमें आधे की जरूरत होगी तो आधा सर्कल कर लेंगे, आधा सर्कल बराबर 1 पेन। ये हमने पैमाना बना लिया। ये 2 पैमाने अब इसके आधार पर देखिए, जैसे 18 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, ये 18 हो गए। ये पिक्टोग्राफ आपका हो गया। आप कोई भी चित्र ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, या फिर कोई पेड़ पौधा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फूल ले सकते हैं, एक पुष्प ले सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे सोमवार को 23 पेन थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूना 22, क्योंकि एक सर्कल में 2 होते तो 22 हो गए। हमें 23 बनाना था, यहाँ पर हम आधा सर्कल बना देंगे तो इससे 23 काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 31 को करना था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दूना 30, क्योंकि एक सर्कल मतलब 2 पेन, तो 30 ये हो गए। और 31 का बनाना था तो यहाँ पर हम एक हाफ सर्कल बना देंगे। ये आपका पिक्टोग्राफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ के माध्यम से आपको वस्तुओं को दर्शाने का हो गया कार्य, यहाँ से हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दर्शाएंगे, और यहाँ पर आप ये चीज़ अपना पैमाना यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं। और ये इनका पिक्टोग्राफ है तो यहाँ पर हम इसको पिक्टोग्राफ लिख सकते हैं कि हमने ये पिक्टोग्राफ बना दिया, इनका, इन आंकड़ों के लिए पिक्टोग्राफ हो गया, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही हम कुछ वस्तुएं और लेते हैं, कुछ बातें, और उसको दर्शाते हैं, ठीक है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या, ठीक है, एक विद्यालय में अलग अलग कक्षाएं हैं, उनमें छात्रों की संख्या ले सकते हैं या प्राप्तांक ले सकते हैं अलग अलग विषय में। तो चलिए हम प्राप्तांक ले लेते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी। और यहाँ से हम एक और पिक्टोग्राफ का एग्जाम्पल लेते हैं प्राप्तांकों पर आधारित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनको प्राप्तांक मिले हैं, और ये प्राप्तांक है कुछ इस प्रकार से, जैसे एक बच्चे को अंक मिले हैं, मान लेते हैं ये अंक 50 में से मिल रहे हैं, और 50 में से एक बच्चे को मिले हैं 35, दूसरे को 30, तीसरे को 45, और एक को मिले हैं 50 आउट ऑफ 50। इन प्राप्तांकों को आपको दर्शाना है किस पे? पिक्टोग्राफ के माध्यम से। तो हम इधर पिक्टोग्राफ में पैमाना बनाएंगे और पिक्टोग्राफ बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें आंकड़े क्या हो, 5 हो। तो मैं ऐसा ही कुछ चित्र बना लेता हूँ, ऐसे स्टूडेंट का ही बना लेता हूँ। इस एक संकेत का मतलब है 5 अंक। अब कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको ऐसे बनाइए या कुछ और बना लेते हैं। हमें 5 अंक बनाने हैं तो हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक पुष्प बना लिया और ये बोल दिया कि इस एक पुष्प का मतलब है 5 अंक। तो हम क्या करेंगे, 35 को दर्शाना है, तो 35 में हमने एक पुष्प का मतलब 5 अंक है, हमें 35 अंक को दर्शाना है। तो हमें ऐसे कितने पुष्प बनाने पड़ेंगे, ऐसे हमें 7 पुष्प बनाने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे पुष्प बना लेते हैं, ये आसान हो जाएगा, जल्दी बनेगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया 1 2 3
4 5 6 और एक और बनाना पड़ेगा। ये हो गया 7, 7 × 5 35। ये 35 के लिए हो गया ये, ठीक है। 30 के लिए इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो 30 का मतलब क्या हुआ, ऐसे कितने पुष्प बनाने पड़ेंगे, 6, 6 पंचे 30 होगा ना, 1 का मतलब 5 है तो 6 पंचे 30 बनाएंगे। और बड़ा मानक ले सकते थे, 10 लेते तो और आसान हो जाता, और जल्दी बन जाता। जैसे अब आप ये तो समझ गए कैसे बनाना है। अब मैं ये मान लेता हूँ 5 ना लेकर के आपको 10 अंक से दर्शा देता हूँ। 10 अंक से अगर आप दर्शाएंगे तो ये 2 पैमाने मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमें बीच में 5 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें 2 पैमाने मानने पड़ेंगे। एक पुष्प बराबर 10 अंक। चलिए अभी इसको 5 से रखे, नहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे, 5 अंक ही रखा जाए, 2 पैमाने ना बनाने पड़े, ठीक है। 30 को आप बनाइए, 5 5 करके 20 हो गया, 25 हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है भाई। 5 छक्का 30 होता है, हमने 6 बना दिए तो 30 हो गया। इसी प्रकार से ये 45 अंक है, 3 5 चौके 20 25 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और 9, 9 × 5 45। अब आप देख रहे हैं ये आपके 45 अंक प्रदर्शित हो गए, क्योंकि एक पुष्प 5 को प्रदर्शित कर रहा है। 50 को इसी तरीके से करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार ऐसे बनाना पड़ेगा। तो यही काम आपको करना है। कोई भी आसान सा चित्र ले सकते हैं, मैंने इसलिए बना दिया कि पुष्प और पेड़ अक्सर ये सब देखने को मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो दे भी देता है कई बार कि पुष्प से दर्शाइए या किसी भी वस्तु से आकार से दर्शाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये आपका एक जो पिक्टोग्राफ था वो प्रदर्शित हो गया है। जो चीज़ें आपको दर्शानी थी वो हो गई। अब हम प्रश्न पर चलेंगे और पिक्टोग्राफ के प्रश्न को करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक लास्ट एग्जाम में, एक अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसमें सेकंड सेमेस्टर में पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ें ध्यान नहीं आ रही थी। बहुत आसान होता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होता है। 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की बुक्स आप लोग हमेशा सॉल्व करते रहिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जो SCERT हिंदी मीडियम की बुक है वो क्लास 6 स्टैंडर्ड में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्लास 6 7 8 में जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं उनको देखिए, और बाकी कक्षा 6 7 8 का मैथमेटिक्स तो आपको हमेशा आना चाहिए, ऑल टाइम, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन जो था इसमें क्या बोला गया, नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में एक व्यक्ति द्वारा रोपे गए पौधे निम्न है। एक व्यक्ति ने कुछ पौधे रोपे हैं और इन पौधों को हम यहाँ पर लिखते हैं और पिक्टोग्राफ से इनको प्रदर्शित करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि दिन दिया गया है, दिन है जैसे रविवार, रवि सोम मंगल बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और फिर शनिवार, ये आपके दिन है। और इसमें रोपे गए पौधे, पौधों की संख्या भी आपको दी गई है। मैं पौधों की संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ, पौधों की संख्या, कितने पौधे रोपे गए हैं। ये रोपे गए रविवार को 15, सोमवार को 12, मंगलवार को 13, बुधवार को 11, बृहस्पति को 10, शुक्र को 9 और शनिवार को 7। इतने इतने पौधे एक व्यक्ति ने नए साल के प्रथम सप्ताह में इन इन दिनों पर लगाए हैं, ठीक है। तो इनका हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे। अब देखिए पिक्टोग्राफ में इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो पौधों की संख्या है वो इवन ऑड दोनों है, सम भी है विषम भी है, और ज़्यादा बड़े आंकड़े नहीं, 15 तक ही गए हैं। तो हम पैमाना जो लेंगे वो छोटा ही लेंगे, कोई बड़ा पैमाना नहीं लेंगे। यहाँ हम पैमाना लिख लेते हैं कि पैमाना क्या हो सकता है। पैमाना हम ये बना लेते हैं कि पैमाने में 15 तक जाना है तो 2 कर लेते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ त्रिभुज से दर्शा दें, एक त्रिभुज का मतलब हो गया 2 पौधे, त्रिभुज न दर्शा के, हाँ चलिए ठीक है, एक त्रिभुज का मतलब हो गया 2 पौधे और एक वृत्त का मतलब हो गया 1 पौधा। हमने यहाँ पर 2 पैमाने ऐसे बना लिए, ठीक है। ध्यान रखिए हमने ये माना कि एक त्रिभुज होगा तो 2 पौधे गिने जाएंगे, अगर हम एक वृत्त बना देंगे ऐसा गोल सा तो उसको 1 पौधा गिना जाएगा। अब देखिए हमें 15 को दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, 2 ऐसे बना देंगे,
ये 2 2 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 हो गया और एक गोला बना देंगे, तो ये 15 काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से सोमवार को करना है तो 2 ये त्रिभुज के हम ऐसे बना देंगे 4 हिस्से। अब याद देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 प्रदर्शित हो गया क्योंकि एक त्रिभुज का मतलब है 2 पौधे, तो इसलिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब 12 पौधे हो गए। यहाँ 13 पौधे हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे, पहले 6 त्रिभुज बनाएंगे और फिर एक वृत्त बना देंगे, क्योंकि ये हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और इसका मतलब एक पौधा है इसलिए एक गिना जाएगा, तो 13। ऐसे ही 11 को करिए तो 1 2 3 4 5 और एक ये। अब बृहस्पतिवार को 10 पौधे लगाए गए हैं, तो 10 पौधों को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए त्रिभुज से 1 2 3 4 5, भाई 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गए। 9 को प्रदर्शित करना है 9 पौधों को, तो पहले 8 को ऐसे प्रदर्शित कर देंगे 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि एक त्रिभुज को आप देखिए यहाँ पर पिक्टोग्राफ में जो चित्र है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, त्रिभुज से दर्शाएं, वृत्त से दर्शाएं, या कोई फूल ले लें, कोई वृक्ष ले लें, जो आकृति आपको बनाना आसान हो वैसा आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया था त्रिभुज और सर्कल से, तो 8 हो गए और एक सर्कल बना देंगे तो 9। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, 9 पौधे हो गए। 7 को दर्शाना है तो 1 2 3, मतलब 2 2 4 2 6 और एक सर्कल 7। इस प्रकार से आप पिक्टोग्राफ से किसी भी चित्र के माध्यम से इनको ऐसे दर्शा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि पिक्टोग्राफ आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको बड़े ही आराम से प्रदर्शित कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यही चीज़ें समझनी है और इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है। जैसे मैं कुछ विद्यार्थियों का वजन लिख देता हूँ और उसको आपको दर्शाना है, ठीक है। तो वजन को ना दर्शा के बल्कि कुछ और ले लेते हैं। जैसे किसी दुकान से बेची गई घड़ियों की संख्या, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि किसी दुकान में कुछ दिनों में घड़ी बेची जा रही है, उन घड़ियों की संख्या यानी घड़ी की संख्या। अब देखिए घड़ी की संख्या या कोई भी वस्तु ऐसी बताई जा सकती है उसकी संख्या। यहाँ पर मैं दे दूं कि किसी दिन उसमें 10 घड़ी बेची गई, फिर 15 बेची गई, फिर 20 बेची गई, फिर 25 बेची गई, ऐसे आपको घड़ियाँ बेची जा रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पिक्टोग्राफ से प्रदर्शित करना है, आपको दिया जाए तो पिक्टोग्राफ में आप कोई भी चित्र अब आप मान लीजिए, ठीक है। जैसे हमने ये पैमाना ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि भाई एक पैमाना कोई ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि एक बॉल जैसा बना लेते हैं। एक बॉल का मतलब हो गया 5 घड़ी, एक बॉल बनाएंगे तो 5 घड़ी को प्रदर्शित करेगा। तो इसी प्रकार से अब हम इसको पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। जैसे 10 को करना है तो एक बॉल बनाया, ये 5 हो गया 5 घड़ी, और ये 2 बना दिया तो 10 घड़ी। इसी तरीके से 15 को बनाना है, ये हो गया 15। 20 घड़ियां बेची गई किसी दिन, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको बड़े ही आराम से इन चीज़ों को बना लेना है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप देखेंगे ये आपका पिक्टोग्राफ बन करके तैयार हो गया है, घड़ी की संख्या और पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, सीखिए और आराम से इसको अब आप बना सकते हैं। किसी भी प्रकार से कैसा भी प्रश्न आए और आप पिक्टोग्राफ से संबंधित प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको सीखेंगे। देखिए दंड आरेख जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं, अब आप सीखेंगे बार ग्राफ या दंड आरेख, ठीक है। बार ग्राफ या दंड आरेख कैसे आपको बनाना है वो चीज आप देखिए। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे अब इन्होंने यहां पर लिया है कि कुछ विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, उसमें आपको अंक दिए गए हैं, प्राप्तांक, ठीक है, उनका प्रतिशत है, प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया है। तो उसको दंड आरेख से बनाना है। तो आपको क्या करना है, दंड आरेख बनाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना पड़ेगा। ये चीज आप सभी लोग जानते हैं कि ये ऊपर जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष कहते हैं, और ये जो क्षैतिज रेखा जा रही है वाली इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ये लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जो ग्राफ वाली पुस्तिका होती है उसमें आप देखते हैं ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं, है ना, उसमें आपको उसी पे बनाना होगा। इस तरीके से कुछ वर्ग बने होते हैं। तो ये वर्ग 1-1 सेंटीमीटर का होता है हमेशा। जो आप कॉपी जिस पे ग्राफ बनाते हैं वो पेज पे ऐसे बने होते हैं, वर्ग अंतराल बने होते हैं 1-1 वर्ग के, और वो 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं। तो आप चाहे ऐसे मान लें, कभी जब इसमें पैमाना माना जाएगा याद रखेंगे। अभी आप चीज़ों को समझते रहिए, अभी आपको सब करके दिखाया जाएगा।
ये 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो कॉपी तो है नहीं जिस पे बनाना है, हम लोग बोर्ड पे ऐसे ही सीख रहे हैं, आप भी प्लेन पेपर पे इस समय कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप याद रखिए, जब आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होगा तो वहाँ 1-1 खाना ऐसे बना होता है, ये वर्ग होते हैं, चारों तरफ से बराबर होते हैं तो वर्ग बोलते हैं, और ये 1-1 वर्ग अंतराल कहा जाता है। कई बार इसको वर्ग अंतराल बोला जाएगा, या इसकी माप होती है 1 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे ये 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम ऐसे अंदाज लेते हैं कि भाई ये कुछ ऐसा 1-1 सेंटीमीटर का वर्ग अंतराल है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ पर तो ये बना ही होगा, यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर जो भी हमको दर्शाना होगा हम दर्शा लेंगे। ठीक है, और अब बाकी आपको जो पैमाना लेना होगा यहाँ पर वो लिखना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर आपको जो भी मानना हो। जैसे हमें यहाँ प्रदर्शित करना है 35, 60, 70 तक जाना है, हमें 70 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कह देंगे कि मान लेते हैं हम जो पैमाना ले रहे हैं वो पैमाना 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले लेते हैं 10 अंक। 1 सेंटीमीटर पर हम 10-10 अंक को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये 1 हुआ, अब पहले हमको विषय लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें जो दंड आरेख बनाने होते हैं उसकी चौड़ाई समान होती है, तो पहले आप इनके अंकों को देखिए, इस तरफ y अक्ष पे आपको अंक लिखने हैं और यहाँ पर विषय लिखने हैं, जो विषय आपको दर्शाने हैं। जैसे हमें यहाँ पर दर्शाना है, यहाँ से हम दर्शाना स्टार्ट करते हैं, हमें दर्शाना है यहाँ से हिंदी के अंक, तो हिंदी के अंक कहाँ तक जाएंगे, 35, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी, इस वाले एरिया में इतने से हिंदी लिख दिया, और ये 35 तक जाएगा, और हमने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर को 10 अंक के बराबर माना है, तो ये अगर 10 हुआ, 10, 20, 30, 40 ऐसे ही तो आप पढ़ेंगे 50, 60 और 70, तो इस तरीके से 70 अंकों तक हमको जाना भी था, हमने 70 तक यहाँ पर कर लिया। अब देखिए आपको हिंदी को दर्शाना है, हिंदी में अंक है इनके 35, तो 35 को कैसे दर्शाएंगे, यहाँ से 35, 30 और 40 के बीच में कहीं मिलेगा, देखिए, तो इसको हम वहीं तक उठाएंगे जहाँ पर ये 35 है, यहाँ तक उठा करके और इसको ला के फिर यहाँ मिला देंगे। ये हमने 35 तक उठा दिए, ये 35 अंक है, ये जो अंक है ये y अक्ष पर ऐसे लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 35 लिख भी दिया ताकि ये रहे कि हमने 35 को प्रदर्शित किया है, हिंदी के 35 अंक प्रदर्शित हो गए। ठीक इसी प्रकार से आपको फिर अंग्रेजी में भी 35 ही अंक है, तो अंग्रेजी में भी 35 अंक, अब इनके बीच में उतना ही गैप दे दिया जाएगा, और अंग्रेजी में भी 35 है तो इसको यहाँ पर एक पट्टी से दर्शा देंगे, तो ये अंग्रेजी के मार्क्स हो गए। फिर इसी प्रकार से गणित के मार्क्स हो जाएंगे, और गणित में मार्क्स हैं आपके देखिए 60, तो 60 तक जाएंगे, 60 कुछ यहाँ है मान लीजिए, और ये आपका ये ऐसे करके स्केल रख के आपको 60 के सामने ये पड़ रहा है, यहाँ पर 60 लिख दीजिए, ये तो 35 था ही, हिंदी, अंग्रेजी, और ये मार्क्स थे किसके, गणित के। फिर इसी तरीके से विज्ञान, अब यहाँ से विज्ञान है और विज्ञान में है 40, देखिए इनके बीच का गैप भी समान है और ये पट्टियां भी बराबर रखनी है आपको, ये बात ध्यान रखना दंड ग्राफ बनाते समय। अब गणित के बाद विज्ञान के मार्क्स है 40 यहाँ है, तो 40 के लिए यहाँ से कुछ ऐसे बनाएंगे, और ये आपका 40, ये कौन सा विषय है गणित के बाद, विज्ञान, ये 40 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब एक और बचा है सामाजिक विज्ञान, इसको हम आगे इधर बढ़ा करके बना लेते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये विषय है सामाजिक विज्ञान, इसमें मार्क्स है 70 को प्रदर्शित करने के लिए 70 तक ले जाएंगे, ये हो गया 70। इस प्रकार से ये ग्राफ आपका बन गया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में अंक इधर लिखे थे y अक्ष पे, और ये आपके बना दिए गए हैं। इस प्रकार से अलग अलग विषय के लिए दंड ग्राफ से प्रदर्शित हो चुका है ये चित्र, और आपके सामने ये आ चुका है कि इसको कैसे बनाना। देखिए दंड आरेख बनाने के लिए आपको पैमाना ध्यान रखना है, ये जो गैप है 1-1 सेंटीमीटर का आपके उसमें ग्राफ पेपर में होता है, और वहाँ के आधार पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं और लिख करके आप ये चीज़ें दर्शा सकते हैं कि आपने ये मानक लेकर के बनाया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और बार ग्राफ भी बनाना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। अब कभी कभी क्या होगा कि ग्राफ बना के दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, कभी ग्राफ उल्टा ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इधर दूसरी संख्याएं ले सकते हैं और ग्राफ आपकी इस तरफ बना सकते हैं, जैसे ऐसा भी हो सकता है,
इस तरीके से देखिए आपके ग्राफ दे दिए जाएं, ठीक है। ऐसे, और आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दर्शा दिया जाए जैसे वर्ष दे दिए जाए कि वर्ष 2001 है, ये 2005 का है, ये 2007 का है डेटा, और ये 2011 का है। ऐसे वर्ष दे दिए गए और इस तरफ लिख दिया जाए कि इस बार गेहूं उत्पादन है, कुछ टनों में लिख दिया जाए, गेहूं उत्पादन लिख दिया जाए, कितने भी टन, किसी भी एरिया का हो सकता है। तो सपोज मैं यहाँ पर टन में लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैं आपको 100, 200, 300, 400, ऐसे ही 500, ये 600, ये 700, और ये जो है ये हम लिख लेते हैं कि ये टन में इनकी माप है कि किसी क्षेत्र में ये टन का उत्पादन है, 100 टन, 200 टन, 300 टन, 400 टन, जो भी है, ठीक है। तो जनरली आपको ये समझना है, ये गेहूं उत्पादन में आपको लिख दिया गया है और ये वर्ष दे दिए गए। अब आपसे यहाँ पर कहा जाए जैसे कि 2001, वर्ष 2001 में गेहूं का उत्पादन, तो आप देख रहे हैं ये 200 टन है, यहाँ पर लिख दिया गया 200 तक प्रदर्शित कर रहा है, ये आपका 600 को प्रदर्शित कर रहा है, ये आपका 400 को प्रदर्शित कर रहा है, और ये आपका 300 को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ऐसे ग्राफ दे दिया जाए और कुछ प्रश्न दे दिया जाए, आपसे कहा जाए किस वर्ष सर्वाधिक गेहूं उत्पादन हुआ, किस वर्ष सर्वाधिक गेहूं उत्पादन हुआ, तो आप ग्राफ देख के बताएंगे। तो इसका आप आंसर क्या देंगे, किस वर्ष में सर्वाधिक है, 2005 में, सबसे ज्यादा ग्राफ 2005 का गया है, इसलिए 2005 में, तो आप लिख देंगे आंसर 2005 में, ये उत्तर हो गया। तो इसी तरीके से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, सबसे कम उत्पादन कब हुआ, 2001 में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकते, 2007 में गेहूं उत्पादन कितना हुआ, मात्रा क्या थी, तो 400 टन। ऐसे कुछ प्रश्न आपको ग्राफ बना करके फिर पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकृति हो सकती है कि वो आपको ग्राफ बना करके दे और वहां से आपसे कुछ प्रश्नों को पूछें, ठीक है, 3-4 प्रश्नों को या जो भी 2-3 प्रश्नों को आपसे पूछ लें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आपसे दंड आरेख दे करके और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या आपको कुछ इस प्रकार से डेटा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इनको दंड ग्राफ पे या दंड आरेख के द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो ये तरीके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये पिक्टोग्राफ और दंड आरेख समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आती रहती हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए, क्योंकि आपके चैप्टर में है, सिलेबस में है, तो मेरा उद्देश्य था कि आपको इसको अच्छे से समझाया जाए और सिखाया जाए। इसी के साथ आपको आज टैली चिन्ह और पिक्टोग्राफ, यानी जिसको चित्र आरेख कहते हैं, और दंड आरेख या बार ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आप इसको बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अच्छे से इसको आप कर पाएंगे। आप सभी ये बात ध्यान रखें, आपको यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्लास 6, 7 और 8 की SCRT स्टेट गवर्नमेंट की बुक जरूर पढ़नी चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। तो आप अभी से फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तब भी आप अब से लेके 4th सेमेस्टर तक का, जब तक का आपका ये सफ़र है, तब तक में आपको कक्षा 6, 7, 8 के पूरे मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आगे चल करके आपको यूपी टेट में भी विशेष सहयोग मिलेगा। तो आप लोग हर समय प्रिपेयर रहें, अच्छे से अपना प्रैक्टिस करते रहें, कुछ भी सिलेबस में हो आप चीज़ों को देखें, समझें और आगे बढ़ें। अब देखिए इसी तरीके से क्या होता है, जैसे लास्ट वाला एग्जाम जो 2nd सेमेस्टर का था, उसमें उन्होंने 1st सेमेस्टर के कुछ टॉपिक्स उठा के दे दिए थे, उस पर क्वेश्चन दे दिए थे, तो बच्चे नहीं कर पाए थे। बहुत सारे बच्चों को ये हुआ था कि उनको ये चीज़ें नहीं आती, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। वो 6, 7, 8 की चीज़ें हैं तो पूछी जा सकती है। वैसे सिलेबस के बाहर चीज़ों को नहीं पूछना चाहिए, इसीलिए सिलेबस दिया ही जाता है। अगर आपने सिलेबस दिया है तो सिलेबस के बाहर ना पूछे, चाहे सरल हो या कठिन हो प्रश्न, आपको सिलेबस से ही प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन आप क्या किया जाए, पत्र बनाने वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको भी उनसे एक कदम आगे रहना चाहिए। आपको कक्षा 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स हमेशा तैयार रखनी चाहिए। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का
हमारे यहाँ जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था, अब इस बार उनके फुल मार्क्स आए हैं 23, 24, 25, इस तरीके के मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से पढ़ा और जैसा उनको बताया गया वैसे उन्होंने तैयारी की। तो आप भी उस तरीके से चलिए और चीज़ों को करते रहिए। जो समस्याएं होंगी हम आपको समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहें। बस आपका ये सहयोग बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।